नाज़ोपली, तालीम की अहमियत से बेनियाज, खेल में वक्त गुजार रही थी। कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ मेरी दोस्ती सोनिया से हो गई। वो सचमुच अपने नाम जैसी खूबसूरत थी। मैं पढ़ाई में कमज़ोर थी, लेकिन वो हर तरह से मेरी मदद करती। इसका घर कॉलेज के करीब था, इसलिए मैं अक्सर छुट्टी के बाद इसके घर चली जाती। सोनिया के घर के पास मेरे चचा का घर था और करीब ही उनका जनरल स्टोर था, जिस पर उनका बेटा आतिफ बैठता था। सोनिया इसके जनरल स्टोर से ज़रूरत की अशिया खरीदती थी। जब कभी मैं सोनिया के साथ कॉलेज से वापस जाते हुए स्टोर के सामने से गुजरती, तो वो हमारी तरफ गौर से देखता। मुझे समझ में नहीं आता था कि वो मेरी तरफ देखता है या सोनिया को। चूंकि मेरा बचपन से इसके साथ रिश्ता तय था, इसलिए मैं सोचती थी कि अगर इसकी आदत लड़कियों को ताकने की है, तो ये बहुत बुरी आदत है। मैं ऐसे लड़के के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती थी, जो हर आने जाने वाली लड़की को नजरों में रखता हो। एक दिन मैंने सोनिया से अपने इन खदशात का जिक्र किया, तो वो बोली कि तुम मंगनी से पहले इससे एक बार मिलकर बात कर लो। अगर वो तुम्हें चाहता है, तो मंगनी के लिए हाँ करना, वरना इनकार कर देना। वो शैम्पू खरीदने के बहाने मुझे इसकी दुकान पर ले गई। इस रोज में घबराहट में आतिफ से बात नहीं कर सकी। वो मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन मैं दूर खड़ी रही। सोनिया शैम्पू लेकर आई तो उसने आतिफ से कहा कि भैया, ये तुम्हारी रिश्तेदार है, क्या पहचानते नहीं? वो कहने लगा कि खूब अच्छी तरह पहचानता हूँ, मगर ये मुझे नहीं पहचान रही, तो बात कैसे करूँ? ये तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहती है। अगर आप मेहरबानी करें, तो मैं आपके घर पर उनसे बात कर सकता हूँ। दुकान पर लोग आते जाते हैं, शायद ये यहाँ मुझसे बात करना पसंद ना करें। मैं बाहर खड़ी थी। सोनिया मेरे पास आई और आतिफ की बात बताई। मैंने कहा कि ठीक है, मैं बात कर लूंगी। मगर तुम अपनी अम्मी को क्या कहोगी? वो परेशान होंगी। वो बोली कि अम्मी कुछ नहीं कहेंगी। खैर, इस दिन बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद मैंने अम्मी अब्बू की गुफ्तगू सुनी, जो आतिफ के बारे में थी। अम्मी कह रही थी कि बहुत अच्छा लड़का है, ग्रेजुएट है, अपना जनरल स्टोर है, इधर इधर आवारा फिरने वाला भी नहीं है। तुम अपने भाई से कहो कि अब आतिफ से हमारी बेटी का रिश्ता पक्का कर दें। जब तक बात पकी ना हो, बचपन की बातें कच्ची पकी होती हैं। ये बातें सुनकर मेरे दिल की कैफियत अजीब हो गई। मैंने सोनिया को ये सब बताया, तो वो बोली कि तुम मंगनी से इनकार मत करना। वाकई आतिफ एक अच्छा लड़का है। मेरा भाई भी इसकी तारीफ करता है। मैंने कहा कि सोनिया, वो पता नहीं किसको पसंद करता है। तुम देखती नहीं, कॉलेज की कितनी लड़कियां इसकी दुकान से चीजें खरीदती हैं। वो हर एक से हंस हंस कर बात करता है। सोनिया ने जवाब दिया कि अच्छा दुकानदार बाइखलाक होता है। अपना कारोबार चलाने के लिए उसे ऐसा रवैया रखना पड़ता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो खराब किरदार का है। बहरहाल किसी तरह सोनिया ने आतिफ से मेरी बात करवाई। तब उसने बताया कि 2 साल पहले बड़े ताया मेरे वालिद के पास आए और कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दूर ना जाए, इसलिए तुम इसे अपनी बहू बना लो। मेरे अब्बू ने कहा कि फिर मुंझले भैया को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मेरी बीवी तो आलिया को बहू बनाना चाहती है। ताया ने कहा कि उसे मैं अपने बेटे के लिए ले लूंगा, लेकिन मेरी बेटी का और कोई रिश्ता नहीं है। वो खानदान से बाहर कहाँ जाएगी, लिहाजा समीना का रिश्ता आतिफ के लिए लेना ही होगा।
ताया की मजबूरी समझते हुए आतिफ के वालिद ने बड़े भाई के आगे सर झुका लिया और आतिफ ने अपने बाप के आगे, लेकिन 2 साल बाद ताई ने बेटी का रिश्ता देने से इनकार कर दिया। ताया बीमार थे, वो चल बसे तो ये कहानी खत्म हो गई। अब ताई खुद मुख्तार थीं। एक रोज इन्होंने साफ कह दिया कि मैं समीना का रिश्ता अपने भाई के लड़के को दूंगी, तुम लोग उम्मीद ना रखना। वो आतिफ के वालिदैन को जलील करके चली गईं। आतिफ ने बताया कि ताई के इनकार के बाद मैंने अपने वालिदैन से कहा कि आपने पहले आलिया का रिश्ता नहीं लिया था, अब उसी को बहू बना लें। ये मैंने इस वजह से कहा कि मैंने तुम्हें ही अपने ख्वाबों में बसा लिया था और हरगिज भी समीना से शादी ना करना चाहता था। शकर किया कि उसकी माँ ने खुद इनकार कर दिया था। आतिफ के मुंह से ये सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैंने सोचा कि आज जाकर अम्मी जान को अपने फैसले से आगाह कर दूंगी। अब मैं जितना आतिफ के बारे में सोचती, वो मेरे दिल में उतरता जाता था, लेकिन बड़े ताया पर हैरत होती थी कि मेरा रिश्ता हटाकर अपनी बेटी समीना के लिए आतिफ के वालिदैन को आमादा करते हुए जरा भी मेरे वालिद साहब का ख्याल ना किया। होता वही है, जो मंजूरी खुदा होता है। अब मैं कॉलेज जाती तो जी चाहता कि आतिफ से मिलूं। वो भी मेरे इंतजार में रहता था। जिस रोज जल्दी छुट्टी हो जाती, मैं सोनिया के साथ इसकी दुकान पर चली जाती। सोनिया इस मामले में मेरी हम नवा थी और मेरा साथ दे रही थी। मुझे अपनी मंजिल सामने नजर आ रही थी, इसलिए दिल शाद रहता था। फिर वो दिन भी आ गया, जब आतिफ के वालिदैन रिश्ता लेने आ गए। अम्मी अब्बू को तो बरसों से उसी लम्हे का इंतजार था, इन्होंने फौरन हाँ कर दी। मैं हवाओं में उड़ रही थी, दिल में लड्डू फूट रहे थे और चेहरे पर संजीदगी की अदाकारी करने की कोशिश कर रही थी। दिन रात आंखों में ख्वाब सजाए रहते थे। उन दिनों में सोनिया को हर बात बताया करती थी। वो मेरे दिल्ली जज्बात से पूरी तरह वाकिफ थी। मैं तब सोचा करती थी कि मेरी कोई बहन नहीं है, सोनिया ने ये कमी पूरी कर दी है। वाकई, अच्छे दोस्त नेमत होते हैं और इंसानी रिश्तों में दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। मेरी मंगनी हो गई। अब सालाना इम्तिहान का इंतजार था। मंगनी के बाद मैं समझती थी कि अब मेरा मुस्तकबिल महफूज हो चुका है। क्या खबर थी कि जिंदगी में एक कठिन मोड़ भी आना है। एक दिन फूफू ने अपने साहिबजादे के लिए मेरा रिश्ता तलब किया। अम्मी ने बताया कि आलिया की मंगनी आतिफ से हो चुकी है। वो कहने लगे तुमने कैसे उन फरीबी रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ लिया। क्या तुम्हें इल्म नहीं कि बड़े भाई ने चुपके चुपके अपनी बेटी समीना का रिश्ता आतिफ से पक्का कर लिया था और तुम लोगों को खबर भी ना होने दी। तुम लोग अपने ख्यालों में मगन थे, उधर आतिफ और समीना की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी। वो तो खुदा की मर्जी ना थी, जो एन वक्त पर बड़े भाई की वफात हो गई और इनकी बीवी की बिन आई, वरना आप लोग हैरत से हाथ मिल रहे होते। ये बातें सुनकर मेरे वालिद को बहुत सदमा हुआ। वो बोले ऐसा नहीं हो सकता। फूफू ने कहा अगर सच हुआ तो तब मैं छोटे भाई से हर नाता खत्म कर दूंगा और आलिया का रिश्ता तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तुम भी कोई गैर नहीं, बल्कि मेरी बहन हो। वो तो दिल से ऐसा चाहती थीं। इधर से चुगली करके वो आतिफ के वालिदैन के पास गईं और कहा तुम लोगों ने मुंझले भाई से फरेब किया। उनसे मंगनी की बात करके बड़े भाई से समीना का रिश्ता ले लिया। अब उस बेवफाई की माफी मांगो, वरना वो तुम लोगों से नाता खत्म कर देंगे। आतिफ के वालिदैन घबरा कर दौड़े हुए अब्बू के पास आए और इकरार किया कि इन्होंने बड़े भाई की बीमारी के पेश नज़र उनकी बात मान ली थी और अब इस बात पर शर्मिंदा हैं और माफ़ी तलब करने आए हैं।
अब्बू ने इन्हें मुआफ करने से इनकार कर दिया, क्योंकि फूफू ने उनके दिल में ये बात डाल दी थी कि बड़े ताया की दौलत देखकर आतिफ के वालिदैन फिसल गए थे। अब्बू इस वजह से अपने छोटे भाई से बदज़न हो गए। इन्होंने आतिफ से मंगनी तोड़कर फूफू के बेटे कमाल से मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं सोच भी ना सकती थी कि अचानक सब कुछ यूं हो जाएगा। जब मुझे पता चला, तो मैं पछाड़ खाकर बिस्तर पर गिर गई और काफी देर बेहोश रही, जैसे किसी प्यारे की मौत की खबर सुन ली हो। मगर मेरी हालत पर किसी को रहम ना आया। उल्टा अम्मी मुझे समझाने आ बैठें। बेटी, बचपन से आज तक हमने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन इस मामले को हम ही हल करेंगे। मगर माँ, मुझे कमाल से शादी नहीं करनी। मुझे फूफू पसंद है और ना उनका बेटा। मुझे उनका सारा घराना नापसंद है। मैं उनके साथ गुजारा नहीं कर सकूंगी। बेटी, बेवफा लोगों में भी तो रिश्ता करना ठीक नहीं होता। तुम्हारे चचा लालची और बेवफा हैं। कल किसी और दौलतमंद घराने को देखकर तुम्हें वापस यहीं छोड़ जाएंगे, तो क्या होगा? मैंने रो रो कर कहा, अम्मी, ये आप लोगों की गलत फहमी है। ऐसा नहीं है, वो सब अच्छे लोग हैं। फूफू का खानदान अच्छा नहीं है, वो दौलत के पुजारी हैं। लेकिन वालिदा को मेरी बात समझ भी आ गई हो, तब भी वो वालिद को ना समझा सकें। यूं आने वाहिद में सपनों का महल ढेर हो गया। आतिफ और इसके वालिदैन नजरों से गिरा दिए गए। मैं इस फैसले के खिलाफ कुछ ना कर सकती थी। बेटियों को वालिदैन के आगे बोलने का हक नहीं होता। गो कि मैं उनकी प्यारी और इकलौती बेटी थी, लेकिन जहां वालिदैन की इज्जत हो, वहां कानून भी सख्त होता है। अब मैं आतिफ से क्या कहूँ? समझ में ना आता था कि उसका सामना करूं या ना करूं। अगर करूं, तो क्या कहूं? बिलाखिर मैंने सोनिया से मदद की दरखास्त की। सोनिया ने अपने घर पर मुझे आतिफ से मलवा दिया। मैंने इसे बताया कि ये मजबूरियां हैं। फूफू ने मुझे हासिल करने के लिए चाल चली थी, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ और तुम ही से शादी करना चाहती हूँ। मैं वक्त और हालात के ऐसे दौराहे पर खड़ी थी कि एक तरफ मेरे वालिदैन की इज्जत थी और दूसरी तरफ मोहब्बत। और मोहब्बत भी किसी गैर से नहीं, अपने चचाजाद और मंगेतर से थी, जिससे मोहब्बत करने का मुझे हक था। मैं सख्त परेशान थी। गम की शिद्दत से बात ना कर पा रही थी, लेकिन वो एक संजीदा इंसान था। इसने कहा, देखो आलिया, तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। यूं भी मैंने खुशी नहीं देखी। गमों से खेल कर जवान हवा हूँ। ना पहले हालात की सख्ती से मर सका और ना अब मरूंगा। तुम अपने वालिदैन की इज्जत हो, उनका ख्याल करो, उनका हुक्म मानो। मेरे दिल का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खिला रहेगा। जब चाहो वापस आ जाना, मगर बुरे वक्त में मुझे आवाज देना, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। मैंने बहुत कहा कि मैं तुम्हारी खातिर हर कदम उठा सकती हूँ, लेकिन उसने मुझे समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया और कहा, जानता हूँ, मेरी जुदाई पर तुम्हें बहुत दुख होगा, मगर तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं चची की इज्जत पर कभी दाग नहीं लगने दूंगा। मैंने आखिरी बार इसे देखा और आंसुओं की धुंध आंखों में भरकर वापस आ गई। नहीं जानती कि मेरी जुदाई से इस पर क्या गुजरी, लेकिन मुझ पर जो खाला, वो क़यामत में जानती हूँ या मेरा खुदा। 1 माह के अंदर अंदर मेरी शादी कमाल से हो गई। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि वो कैसा इंसान है। इसकी आदत कैसी हैं। वो क्या करता है। दूसरे शहर में रहने की वजह से वो हमारे घर नहीं आता था, बस फूफू आ जाती थी, वो भी काफी अरसा बाद।
मेरी सुहाग रात भी अजीब थी। काफी देर गुजर गई, दौल्हा ना आया तो मैं बैठे बैठे सो गई। आंख तब खली जब दरवाजा जोरदार धमाके से खिला। क्या देखती हूँ कि दौल्हा नशे की हालत में फर्श पर आ पड़ा है। फिर एक और जोरदार धमाके के साथ दरवाजा बंद हो गया। मैं घबरा कर उठ बैठी, जल्दी से इसके जूते उतारे और उसे बिस्तर तक लाई। वो बेहोश था। मैं तमाम रात इसके सराहने जागती रही। अब मालूम हुआ कि मेरी फूफू ने मेरे साथ किया जुल्म किया है। सुबह 10 बजे वो जागा, आंखें खोल कर मुझे देखा। मैंने कहा, आपकी तबीयत अब कैसी है? इसने मेरी बात का कोई नोटिस नहीं लिया। जब मैंने शिकवा किया, तो वो बोला, ये शादी मेरी माँ ने जबरदस्ती करवाई है। मैं नूरीन से शादी करूंगा। मेरी माँ ने कहा था कि पहले आलिया से शादी कर लो, बाद में उसे तलाक देकर नूरीन से शादी कर लेना। बस अभी हमारी इज्जत रखनी होगी। ये सुनकर मेरी दुनिया अंधेर हो गई। ये हमारी शादी का पहला दिन था, जिसकी बुनियाद ही मनफी जज्बात पर रखी गई थी। इसके बाद ये रोज का मामूल था कि वो बात बात पर नाराज हो जाते और घर से निकल जाते, और जब रात गए लौटते तो नशे में होते। 1 साल हो ना हो, रोते रोते बीत गया। इस अरसे में फूफू ने मुझे मैके भी जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि मेरी जुदाई में माँ बीमार पड़ गईं, तभी अब्बू मुझे लेने आ गए। फूफू को नाचार मुझे मैके जाने की इजाजत देना पड़ी। जब मैं घर पहुंची, तो मेरी हालत देखकर अम्मी मुझे गले लगाकर रोने लगें। इन्होंने मुझे वापस भेजने से इनकार कर दिया। बिलाखिर 1 साल बाद कमाल की तरफ से तलाकनामा मौसूल हो गया। अब क्या रह गया था, जिसकी पासदारी करती, लेकिन आतिफ का कुछ पता नहीं था कि वो किस हाल में था। मैं इससे मिल भी नहीं सकती थी और डर के मारे किसी से पूछती भी ना थी, वरना सब खानदान वाले कहते कि साबिका मंगेतर की वजह से उसने घर ना बसाया होगा। तलाक के तीसरे साल पता चला कि आतिफ बीमार है और अस्पताल में दाखिल है। मैं अम्मी के साथ उसे देखने गई। यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही है। आंखें अंदर को धंसी हुई थीं, चेहरे पर मर्दनी छाई हुई थी। उसने अपने खुश्क होंठ हिलाते हुए कहा कि उसे इल्म है कि उन लोगों ने मुझे तलाक दे दी है, लेकिन किस वजह से, क्या मेरी वजह से मैंने तलाक ली है? मी ने जवाब दिया कि नहीं, इन्होंने तलाक मुझे अपनी वजह से दी है, लेकिन इस तौहीन ने मुझे जख्मी कर दिया है और आज जिंदगी के इस दौराहे पर खड़ी हूँ, जहाँ मुझे इसकी ज़रूरत है। अगर वो अच्छा हो गया, तो ज़रूर मुझे सहारा देगा। अम्मी मेरी बातें सुन रही थीं। हमारी मोहब्बत ने उनके दिल पर भी असर किया था। वो रो रही थीं। अब मैं शौहर की बदसलूकी को भला कर आतिफ की सेहत के लिए दुआ गो रहने लगी, जो भरी जवानी में खिजा के सुपरिद हो गया था। इन दिनों मेरा दामन खुशियों से खाली था। अरसा हवा के लफ्ज प्यार कानों ने नहीं सुना था। आतिफ रफ्ता रफ्ता सेहत याब होने लगा। मेरी और इसकी वालिदा की दुआएं रंग ले आएं। एक दिन में गई, तो वो बहुत बेहतर नजर आ रहा था। तब मैंने इल्तिजा की कि मुझे अपना लो, वरना भरी जवानी में जीते जी मर जाऊंगी। मैंने सोचा भी ना था कि इतनी बेबस हो जाऊंगी। न जाने किसकी नजर लग गई थी मेरी खुशियों को। इसने कहा कि उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आज हम घर चले जाएंगे। मैं घर आऊं। जब मैं उसके घर गई, तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसका कमरा मेरी तस्वीरों से सजा हुआ था। इसने कहा कि इसने मुझसे वादा किया था कि उसका दरवाजा हमेशा मेरे लिए खिला रहेगा। मैं जब चाहूं आ सकती हूँ। मेरे वालिदैन भी अब अपने फैसले पर नादिम थे।
वो चाहते थे कि किसी तरह मेरी जिंदगी में खुशियां लौट आएं। यूं एक बार फिर बुजुर्गों का फैसला हुआ और मैं आतिफ की दुल्हन बनकर इसके घर आ गई। यूं मेरी जिंदगी में रूठी हुई खुशियां वापस आ गईं। आज हम एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हैं। आतिफ ने फिर से कारोबार शुरू कर दिया। अल्लाह ने उसकी रोजी में बरकत दी। खुदा ने हमें औलाद की नेमत से भी नवाज दिया है। मैं अपने सास ससुर की खिदमत करती हूँ। जब भी माजी याद आता है तो आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, क्योंकि मेरे वालिदैन की भूल ने मुझे बहुत दुख दिया था। काश वो उस वक्त सही फैसला करते और ठंडे दिल से सोचते तो ये नौबत ना आती। अगर मैं उस वक्त नाफरमानी में इनकार करती तो इन्हें दुख होता, वो नाराज भी होते, मगर मेरे सर झुकाने पर वो मुझसे राजी रहे और अब हर वक्त दुआ करते हैं। खुदा का शुक्र है कि मैंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। मैंने सब्र किया तो अल्लाह ताला ने भी करम किया और मुझे मेरी खुशियां लुटा दें।